सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, सफलता संवाद नाम से एक नई श्रृंखला स्टार्ट की है मैंने। इस श्रृंखला में हम बात करेंगे उन तमाम विभिन्न विषयों से संबंधित जो भी आपको उचित मार्गदर्शन देने वाले व्यक्ति हैं, उनसे रूबरू करवाने की ये पहल है। इसमें ये प्रथम इस श्रृंखला का ये वीडियो है। इस वीडियो में सर्वप्रथम रूबरू करवाऊंगा मैं आज एक ऐसी शख्सियत से जो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर अपनी सफलता की इबारत खुद लिखी है। इसके लिए मैं आपका परिचय करवाना चाहूँगा। श्रीमान नरेश जी ये सिरोही जिले से ही रहने वाले हैं एवं इन्होंने अध्यापक भर्ती परीक्षा में विज्ञान एवं गणित विषय से ऑल राजस्थान 38वीं रैंक से चयन लिया है। इनको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। इन्होंने ज्वाइन तो काफ़ी टाइम पहले ही कर लिया है, लगभग अक्टूबर माह की आपकी ज्वाइनिंग थी, तो इसके लिए बहुत बहुत आपका बधाई। एवं अब आप ये बताइए कि आपको इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर कैसा लग रहा है, क्या फील? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं सिरोही जिले से रहने वाला हूं। मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुकेश जी को धन्यवाद। जी नरेश जी, सर्वप्रथम आप ये बताइए कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं शैक्षणिक आपका बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में विद्यार्थी को एक पता रहे तो वो एक कनेक्ट फील करता है। तो आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं आपका शैक्षणिक पृष्ठभूमि आपकी क्या रही है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए। मेरी 10वीं तक की पढ़ाई है वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हुई है, और 12वीं 11th और 12th है वो आदर्श विद्या मंदिर सिरोही से की है, और जो मेरे आगे की जो पढ़ाई है BSc है वो गवर्नमेंट कॉलेज अबरूड से की है। और पारिवारिक पृष्ठभूमि आप बताइए। मेरे पिताजी है वो एक साधारण से किसान परिवार से हैं, और मेरी माताजी एक गृहिणी है। जैसे ही फिर मैंने अपने परिवेश को देखते हुए आगे अपने स्थिति को सुधारने के लिए मैंने गवर्नमेंट सेक्टर को चुना। इसलिए सर्वप्रथम मेरे दिमाग में यही था कि किसी भी तरीके से मुझे इस गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करना और अपनी परिस्थिति को सुधारना है। जी, आपने वीडियो शूट से जैसे कि हमारी वार्तालाप हुई, इन्होंने ये बताया, ये इससे पूर्व BPM जो अपने पोस्ट ऑफिस में पोस्ट होती है उस पर ये कार्यरत थे, शायद वो संविदा पे होती है, तो उस पर थे। तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे आगे कि इन्होंने किस तरीके से उसके साथ में रह के तैयारी की है, वो भी अपन चर्चा करेंगे। अब जैसे कि रीट की वैकेंसी है तो वो कुछ समय बाद जैसे जो भी पैटर्न इसका रहेगा, अभी जैसे कि ये 50% आरक्षण का ये बोल रहे हैं, इसके बाद पैटर्न पात्रता को ही मुख्य परीक्षा बनाते हैं या फिर इसकी अलग से कोई जो भी रहती है। लेकिन अपन ये देखेंगे कि जो जितना भी सिलेबस रहे उसमें थोड़ा बहुत ही उलटफेर ये करके वापस ये सिलेबस आएगा, जैसा कि अभी तक लग रहा है। तो आपकी रणनीति जानने के पीछे विद्यार्थियों का उद्देश्य यही है कि एक कैसे तरीके से विभिन्न विषयों के जो पोर्शन थे वो आपने तैयार किए, और आप ये बताइए कि आपका रूटीन कैसा रहता था एवं अलग अलग पार्ट जो था, जैसे कि आप GK वाइज बताइए, भूगोल कैसे पढ़ा और क्या रणनीति उसके प्रति आपकी थी, वो आप एक बार बताइए। जी सर, मैंने पहले से ही दिमाग में 12th के बाद में ये निश्चय कर लिया था कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही आना है। तो मैंने BSc के साथ साथ में ही GK को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। जैसे मेरी वास्तविक रूप से GK की जो शुरुआत है वो 2018 से हो गई थी, क्योंकि मैंने 2018 की जो LDC की वैकेंसी थी उसके अंदर मैंने कंपटीशन के लिए मैंने तैयारी करना प्रारंभ कर दिया था। तो इसलिए मुझे अध्यापक भर्ती के अंदर सबसे जो बड़ा फ़ायदा मिला वो मुझे LDC के अंदर तैयारी करने से मिला। फिर जैसे ही मैंने 2018 के बाद में B.Ed करी तो पता चला कि अब रीट आने वाली है, तो उसके लिए मैंने जो उसका सिलेबस देखा तो वो सिलेबस थोड़ा कंपटीशन के हिसाब से जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उससे अलग था, जिसके अंदर साइकोलॉजी है, हिंदी है, संस्कृत है, और सब्जेक्ट जो होती है गणित और विज्ञान वो हमारे लगभग LDC के समान ही थी। तो इससे मुझे थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला, परंतु जो बाकी जो अदर 3 सब्जेक्ट थे उसका इतना फ़ायदा नहीं हुआ। फिर भी मैंने तैयारी करी और कैसे भी करके रीट के अंदर अपने सिलेक्शन को बनाने के लिए बहुत ही अथक प्रयास के साथ मैंने अपना तैयारी चालू कर दी। तो ऐसे तैयारी करते हुए मेरे 2021 की रीट के अंदर 133 मार्क प्राप्त हुए। तो मुझे अब ऐसा लगा कि हाँ, अब इस वैकेंसी के अंदर मेरा आराम से हो जाएगा। परंतु जैसे ही ये रीट रद्द की जो सूचना मिली तब मतलब हमारे जो पैरों के तले वो ज़मीन ही खिसक गई, और मतलब
विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम ये सोच रहे थे कि उस समय हम लगभग अब ज्वाइनिंग होने वाली है, परंतु जैसे ही ये न्यूज़ में सुना कि अब ये रेट तो रद्द हो चुकी है, अब मैं पता नहीं उस समय किस डिप्रेशन के अंदर जा चुका था। फिर भी मेरे साथ जो आसपास के जो फ्रेंड्स थे उनको देख और उनसे वार्तालाप करके कैसे भी करके अब रीट की तैयारी की है, तो अब इसी के अंदर अपन को सिलेक्शन लेना है। तो फिर वापस रीट की तैयारी चालू कर दी। अब फिर पता चला कि अब ये पात्रता एग्ज़ाम होने वाला है, तो भी उसको इसके अंदर जो सब्जेक्ट है उनको बहुत ही, क्योंकि वो 3rd ग्रेड का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो तो सेम ही लगभग रहने वाले थे, इसलिए मैंने वहाँ से सब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ बनाना मजबूत कर दिया। और जैसे ही फिर रीट के अंदर के बाद में जब 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम था, उस सिलेबस के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण जो बदलाव था वो सिलेबस चेंज के अंदर जीके का था। जी बिल्कुल। जो बाकी जो तैयारी करने वाले जो अपने साथी थे उनको जीके जुड़ने की वजह से बहुत समस्या आई, परंतु मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि मैंने जीके को 2018 से लगभग तैयार करना शुरू कर दिया था और अपने लगभग खुद के नोट्स लगभग तैयार ही थे, जिससे मुझे बहुत ही फ़ायदा मिला। फिर मैंने 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर जो भी कुछ जीके के अंदर जो नए टॉपिक्स थे, जैसे भाषा है और साहित्य है, तो उसको जो 9th-10th की जो किताबें राजस्थान ध्यान की चलती है उसको पहले मैंने प्राथमिकता दी, और साथ ही जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और जो भी जो गणित विज्ञान इस सब्जेक्ट के अंदर जो भी और एक्स्ट्रा जो पॉइंट थे वो मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे उससे भी मैंने जो नोट्स पहले जो बना रखे थे उसके अंदर मैं ऐड करता गया, और साथ ही जो अपने एनसीईआरटी की जो किताबें चलती है जी उसके अंदर मैंने उनको भी रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। और जो मेरे द्वारा जो नोट्स पहले जो तैयार किए हुए थे उसी नोट्स को मैंने इतनी बार रिवीजन कर दिया कि मुझे हर पेज के ऊपर जो एक लाइन है वो तक मुझे याद रह गई थी, इसलिए फिर एक वो कॉन्फिडेंस बन गया। और जैसे ही मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ अब मेरे लिए जो सिलेबस है लगभग तैयार हो चुका है, परंतु कुछ सिलेबस के अंदर जैसे अपना जो नया जो शिक्षा विज्ञान का है पार्ट था वो सबके लिए नया था, तो वो जो मार्केट्स के अंदर जो बुकें नई नई बुकें जो आई थी उसको एक बार मैंने देखा। और जो साइकोलॉजी के लिए जो किताब थी उसके लिए मैंने देश सिंह दावाई सर की जो किताब थी वो मार्केट में मुझे उसका जो मैटर था वो अच्छा लगा, इसलिए मैंने उस किताब को ही मतलब पता नहीं 10 से 12 बार उस किताब को मैंने इतना रिवीजन कर दिया था कि मुझे लगभग अब कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर भी कुछ जो टॉपिक ऐसे थे जो मान लीजिए उस किताब से समझ में नहीं आ रहे थे, तो वो सर के कुछ शॉर्ट वीडियो आते थे उस टाइम, बिल्कुल। तो उससे मुझे बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिला। और साथ ही अब मैं मुकेश जी को थोड़ा इसके बारे में जी नरेश जी, मुझे आपकी जो इन्होंने संघर्ष भरी जो कहानी है उसमें मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये लगी कि 2021 की जो परीक्षा है वो कैंसिल होने के बाद आपने पुनः तैयारी की और एक लंबा समय अंतराल बीत जाने के बाद भी आपने अच्छी तैयारी करके अपना स्थान सुनिश्चित किया। आपने लगभग वो सब सोर्स बता दिए, जैसे कि जीके आपने पूर्व में ही पढ़ रखा था, तो जीके के लिए आपने कोई प्रॉपर किताब पढ़ी थी? जी सर, पहले तो मैंने जो एलडीसी की तैयारी की थी उसके अंदर जो जीके की तैयारी के लिए जो नोट्स तैयार थे उसको पहले अच्छी तरीके से मैंने पढ़ लिया था। और उसके साथ ही जो एक अपने ये जो राजस्थान जीके की जो अदर जो किताबें चलती है, एक पेनोरमा नाम की अच्छी किताब आती है, उस किताब के अंदर मैंने जो टॉपिक थे उसको और गहराई से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके साथ ही मैंने जो पॉलिटी के कुछ अब इस बार टॉपिक जुड़े थे और जो ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है उसको मैंने अच्छे से वहाँ से तैयार कर लिया था। और मैनेजमेंट आपने उसके लिए कौन सी, जो शैक्षिक प्रबंधन का जो आपके पोर्शन जुड़ा था उसके लिए कौन सी आपने पढ़ी? और इसके लिए जो अभी मार्केट्स में 2 ही किताबें मुख्य रूप से आई थी, एक जो छोटी वाली थी उसका नाम तो मैं भूल गया हूँ शायद, वो इसलिए जो मार्केट्स में भी जो एस यादव की एक चलती थी शायद। नहीं सर, एक कोई छोटी सी इतना जिसमें मैटर भी थोड़ा कम ही था और जो शॉर्ट पॉइंट्स के नाम से शॉर्ट पॉइंट थे उसको ही मैंने देख लिया था। और साथ ही मैंने एक कोर्स ले रखा था, तो ऑनलाइन कोर्स के अंदर जो सर ने पढ़ाया उसी को मैंने कौन सा आपने प्रेफर किया था? मैंने सर पहले से ही 3rd ग्रेड का उत्कर्ष का ले रखा था, तो उसके अंदर जो सर ने पढ़ाया था उसी नोट्स से मैंने उसका मैटर तैयार कर लिया था। जी, इन्होंने लगभग जो सोर्स रहे इनके तैयारी के दौरान विभिन्न किताब रहे, जैसे कि शैक्षिक प्रबंधन की एक कोई शॉर्ट बुकलेट
किसी पब्लिकेशन की निकली थी, वो मार्केट में उस टाइम इन्होंने लाई थी। साइकोलॉजी के लिए धीर सिंह सर का लाया था, और इन्होंने उत्कर्ष ऐप से कुछ इसका कोर्स भी इन्होंने साइड में ले रखा था। इसके अलावा इन्होंने राजस्थान जीके जो 9 टू ये राजस्थान की बुक चलती है, उनसे आपने तैयार किया था। और अब मैं मेन चीज़ इसमें 2 चीज़ें और रहती है जो आगे तैयारी, इसमें साइंस का जो पोर्शन है और मैथ्स का पोर्शन है, उसको आपने किस तरीके से कहाँ से मैनेज किया, एक तो आप ये बताइए, क्योंकि उसका बड़ा वेटेज है साइंस का और मैथ्स का। और उसके अलावा तीसरा बिंदु ये है, दोनों को बताने के अलावा आप ये बताइए कि जीके के साथ में आपने इसको कैसे मैनेज किया, आप प्रैक्टिस किस हिसाब से करते थे, ताकि जीके का भी दिन में रिवीजन हो जाए, एवं उसके बाद आप रिवीजन के साथ साथ मैथ्स के क्वेश्चन भी लगा पाएँ और साइंस को भी पढ़ पाएँ। तो वो आप थोड़ा उस तरीके से बताइए। जी सर, वो पहले आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि जीके के जो तैयारी थी मेरे पहले से थी, तो मुझे इतना जो सिलेबस जुड़ने से इतना आघात नहीं लगा। इससे मुझे जो सब्जेक्ट है, जैसे गणित है, विज्ञान है, तो विज्ञान का लगभग मैंने पहले भी एलडीसी की तैयारी करी थी, तो उसमें भी गणित और विज्ञान का कुछ बहुत सारे टॉपिक थे, वो लगभग सेम ही थे। तो मुझे कॉम्पिटिटिव जो पैटर्न के हिसाब से जो मुझे गणित और विज्ञान पढ़नी चाहिए, वो भी मैंने पहले से पढ़ रखी थी, जिससे मुझे उसके जो नोट्स जो तैयार थे, वो उसका मुझे पहले से फ़ायदा मिला। परंतु कुछ टॉपिक ऐसे थे जो उसके अंदर नहीं थे, तो वो मैंने अपने स्तर पर जो थे एनसीईआरटी की बुकें चलती है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर बहुत से अच्छे वीडियो थे, तो उस टॉपिक को मैंने अच्छे से वहाँ से तैयार किया। और हाँ, मैं सर एक मैथ्स के बारे में कहना चाहूँगा कि जो रेट के हिसाब से जो मैथ्स आती है, वो जो अपन बाकी के जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि एसएससी के हुए, तो उससे उसका जो थोड़ा लेवल है वो कम रहता है। तो जो अपने जो साथी तैयारी करने वाले हैं, उनको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो मैथ्स आती है वो अपने रीड के हिसाब से पढ़े, ज़्यादातर उसके अंदर गहराई में न जाए, क्योंकि जो एसएससी के लेवल की जो मैथ्स आती है उसमें और रीड के एग्ज़ाम में थोड़ा फ़र्क है। इसलिए मैंने जो ऑनलाइन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो भी सर के जो वीडियो आते थे, उसके साथ ही उसको भी देखता, और मैंने कुछ टेस्ट सीरीजें ली थी, और एक फिक्स ऑनलाइन जो 30 मिनट के अंदर जो मैथ्स के जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होते हैं, वो मैंने हर दिन का मैं एक पेपर लगभग सॉल्व करता था मैथ्स का, जिससे क्या कि मेरे जो टाइप्स है वो रोज़ के रोज़ रिवीजन होते थे। इससे मुझे वो उस मैथ्स के अंदर बहुत फ़ायदा मिला। जैसा कि नरेश जी ने बताया कि मैथ्स सॉल्व करने में एक इन्होंने विशेष बात ये मुझे लगी कि आपने वो एसएससी का पैटर्न, इसके साथ कई क्या होते हैं, जैसे कि रीट एक बड़ी वैकेंसी होती है, एक रेवेन्यू के बेसिस पे अपन देखें तो क्या होते हैं, कई कोचिंग सेंटर इस तरीके से चला लेते हैं कि एसएससी के वीडियो रीट में डाल देते हैं, सेंटर लेवल की वो कोचिंग तैयारी करवाते हैं, और उसमें रीट की बड़ी वैकेंसी आते ही वो वीडियो यूं के त्यों एसएससी के उसमें अपलोड कर देते हैं। तो विद्यार्थी के कहीं ना कहीं ये लॉस रहता है कि वो वीडियो उस पैटर्न के हिसाब से नहीं थे। विद्यार्थी उनको देखता है, जैसे कि इन्होंने बताया कि उस लेवल के हिसाब से ठीक है, जैसे लेवल आ रहा है उसकी आप डबल तैयारी कर लो, लेकिन वो बिल्कुल बहुत जटिल सवाल आते हैं उस तरीके के, वो आते नहीं हैं, वो उसमें नहीं आते। और इन्होंने एक चीज़ और बताया है इसमें कि आपको जो डेली तैयारी करनी है प्रैक्टिस सेट की, मैथमेटिक्स की, वो बिल्कुल आपको डेली लेके चलना पड़ेगा। कुछ एक और 2-4 रैंडमली छोटे सवाल है वो मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने रिवीजन कितनी बार किया, और रिवीजन के अलावा आपने टेस्ट देना कब से स्टार्ट किया, कितने रिवीजन के बाद किया, और एक क्या अप्रोच रहती थी टेस्ट देने की, वो उस पर आप थोड़ा क्लियर कीजिए। जी सर, रिवीजन के लिए मुझे जो सब्जेक्ट है वो लगभग रीट दे चुके थे, तो पहले से ही तैयार हो चुके थे। फिर जो रिवीजन के लिए जो महत्वपूर्ण भाग था वो था जीके का, क्योंकि जीके फिर वापस 2-3 साल लगभग हो चुके थे छोड़े हुए, तो उसको थोड़ा रिवीजन करने में थोड़ा सा टाइम लगा, इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा रिवीजन के लिए उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी। और साथ ही अभी जो शैक्षिक प्रबंधन का जो नया भाग जुड़ा था, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना मैंने स्टार्ट कर दिया था, जिससे मैंने अपना जो डेली का जो भी एक फिक्स टाइम टेबल बना के रखा था कि हर सुबह से लगाकर शाम को सोने तक हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, वो एक मैंने अपना खुद का ही व्यक्तिगत जो आपको अपने हिसाब से जो सूट होता है, इस हिसाब से किस तरीके से आप रेस्ट करते हो, किस तरीके से खाना खाते हो, किस हिसाब से सोते हो, उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हो। वैसे ही मैंने अपना टाइम टेबल सेट कर रखा था, पर ये बात ज़रूर थी कि हर दिन हर एक पार्ट को एक बार रिवीजन करना ज़रूरी है, जिससे क्या होता है कि
अपन जैसे कि मान लीजिए ऐसा 7 दिन का टाइम टेबल बनाया जिसके अंदर 2-3 दिन का गैप रह जाता है किसी सब्जेक्ट का, तो थोड़ा वापस इसके अंदर फ्लो आने में दिक्कत होती है। तो मैंने मेरे हिसाब से हर मतलब जो भी मेरे दिन के 12-13 घंटे जो पढ़ाई के थे, उसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के लिए 1 डेढ़ 2 घंटा लगभग मैंने दे रखा था। जी, ये तो आपने बता दिया। अब ये जो टेस्ट लगाने कब से स्टार्ट किए वो आप उस पर थोड़ा बताइए। जी सर, मैंने टेस्ट लगभग जब रीट का एग्ज़ाम अब लगने लगा कि हाँ अब एग्ज़ाम लगभग सर पर है, तो मैंने लगभग 1.5 महीने पहले ही जो टेस्ट सीरीज मार्केट के अंदर जो बुकें आती थी उसको मैंने ख़रीद लिया था। तो मैंने एक 2-3 खरीदी थी, पर कुछ ऐसी टेस्ट सीरीज थी जिसके अंदर जैसे सब्जेक्ट का अच्छा मिलता है तो किसी अदर पार्ट का अच्छा नहीं मिलता, तो मुझे ऐसा ठीक नहीं लगा। फिर मैंने कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर जो टेस्ट सीरीजें आती है उसको रीट के हिसाब से जो सही लगी मुझे, मैंने वो ज्वाइन करी और मैं उसके टेस्ट सीरीज देता गया। तो जैसे ही टेस्ट मैं देता गया तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ अब लगभग मेरी तैयारी है वो लगभग ठीक ही चल रही है। इससे मुझे जितने मैंने हर दिन का लगभग एक टेस्ट पेपर सॉल्व करता था एग्ज़ाम के पहले से ही। फिर जैसे ही अब लगने लगा कि अब अपना हो सकता है, तो मैंने फिर अपनी तैयारी को वैसे ही चालू रखा। जी, इन्होंने बहुत अच्छा बताया रिवीजन एवं टेस्ट देने के बारे में। किस तरीके से कई बार क्या होता है, विद्यार्थी टेस्ट रिवीजन अभी हुआ ही नहीं होता है, 2 रिवीजन ही नहीं हुआ और वो ऑनलाइन टेस्ट खरीदने की बिल्कुल एकदम उछल कूद के हाँ बिल्कुल ये परचेज करें वो परचेज करें। तो उनके लिए एक मैसेज है कि 4-5 रिवीजन अच्छे से आपके हो जाए, उसके बाद आप टेस्ट दोगे तो आपके वो चीज़ क्लियर होगी। कॉपी में भी आपको पता लगेगा कि लिखी हुई किधर है और आपको किस तरीके से मैनेज करना है। कुछ चीज़ें नहीं आ रही तो वो आप नोट डाउन भी उसमें कर सकते हो। जी सर, एक बात और दिमाग में आ गई है, तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि कुछ मेरे ऐसे साथी थे जो तैयारी के लिए टाइम सही से नहीं मिल पाने के कारण अपने जो भी सिलेबस के जो महत्वपूर्ण भाग थे उसके नोट्स नहीं बना के ऐसे ही किताबों से पढ़ रहे थे। तो इससे क्या है कि जब एग्ज़ाम का टाइम आया तब उनको कॉन्फिडेंस नहीं आया। मेरा एक ही प्लस पॉइंट रहा कि मैंने जितनी भी तैयारी करी उसको मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए, और फिर जब भी एग्ज़ाम टाइम आया, रिवीजन का टाइम आया, तो मैंने सिर्फ जो अपने नोट्स थे उस पर पहले पूरा भरोसा दिखाया और उसको ही जितना ज़्यादा रिवीजन किया। फिर और अगर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट लगे तो मैंने किताबों की तरफ रुख किया। बाकी अपना जो सारा का सारा जो अपने नोट्स पहले से तैयार करके रखे थे उसी को ही मैंने रिवीजन किया। वैसे कई अच्छे शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरु के प्रति श्रद्धा होती है वही उसको अंतिम उसका जो सत्य होता है या अंतिम लक्ष्य होता है वहाँ तक ले जाती है। तो श्रद्धा विद्यार्थी का गुरु देखे वास्तविक, तो आजकल वास्तविक गुरु है, उसके अलावा ऑनलाइन या विशेष सामग्री होती है वो भी एक गुरु की तरह काम करती है। तो सर्वप्रथम बात ये रहनी पड़ती है कि आपकी जो श्रद्धा है उसके प्रति वो श्रद्धा कितनी है। जैसे मैं मेरी तैयारी का भी बताऊँ नरेश जी आपको, तो मैंने सीमित बिल्कुल पढ़ा था शुरू से ही। मेरे 4 महीने ही मैंने सब्जेक्ट भी हिस्ट्री किया, फिर रिजल्ट नहीं आ रहा तो ज्योग्राफी किया। लेकिन जो पाठ्य वस्तु आपने चयन की है उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। कुछ अच्छा लगे तो आप जरूर उसको थोड़ा ऐड कीजिए, लेकिन बिल्कुल डाइवर्ट होने की आपको आवश्यकता नहीं है। और अब मैं इनको पूछूंगा कि इन्होंने मैथ्स में इनका मतलब क्या एक्यूरेसी रही थी, कितने अटेम्प्ट किए थे और फाइनल स्कोर क्या रहा था, तो उस पर आप थोड़ा बताइए। जी सर, मेरे मैथ्स के अंदर सर उस टाइम जो एकदम नया एग्ज़ाम था तो सभी के लिए दिक्कत आई। तो मैथ्स के अंदर मेरे भी कम अटेम्प्ट हो पाए क्योंकि इतना टाइम मिला नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर होता है वो, और जो अपन सेल्फ जहाँ घर बैठ के तैयारी करते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो मैंने मैथ्स के अंदर 24 ही अटेम्प्ट कर पाया, तो मेरे 24 ही सही हो गए। और जो मेरा जो स्कोर है वो 300 में से 225 नंबर प्राप्त हुए मुझे, और मेरे ऑल राजस्थान 38 से भी रैंक आई। जी, इन्होंने 200 और 225 पे इनकी 38 रैंक और हमारे डिस्ट्रिक्ट में इनकी पहली रैंक है। अब अंतिम प्रश्न अवेटेड इसमें यूं है कि प्रश्न ये लगभग वो तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं जॉब के साथ में किसी के साथ में, तो उनके लिए मैं एक जानकारी ये चाहूँगा। जैसे कि आपने बीपीएम में आप थे, पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट होती है, काफ़ी विद्यार्थी देख रहे होंगे जिन्होंने इस फील्ड में ये होंगे, तो इन्होंने मैनेज किस प्रकार से किया। और एक छोटी सी सलाह, यदि कोई विद्यार्थी 10वीं या 12वीं का विद्यार्थी कोई व्यूअर हो जो ये देख रहा हो,
यदि आप वेल सेटल कोई कंडीशन में हो विद्यार्थी और आगे पढ़ भी रहा है तो क्या उसको ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यदि वो एक अच्छा लेवल का विद्यार्थी है तो उस पर भी डिपेंड करता है। यदि उसका बैकग्राउंड अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है सब कुछ, तो उसको ये ज्वाइन, साथ में कोई 10वीं 12वीं कॉन्टैक्ट बेस पे निकलती है वो ज्वाइन करनी चाहिए। आपने किस तरीके से मैनेज किया जॉब के साथ में और आपको कैसा फील हो रहा है उस जॉब में और यहाँ पे अंतर क्या, वो थोड़ा उस पर आप फोकस करोगे तो क्या आने वाले विद्यार्थी जो भी आगे तैयारी करेंगे उनके लिए बेहतर होगा। जी सर, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी जो आर्थिक स्थिति है, जो पारिवारिक स्थिति है, वो अदर जो बाकी है उनके हिसाब से ठीक नहीं थी। तो मुझे कैसे भी करके एक अपना इनकम सोर्स चाहिए था। तो मैंने 10वीं बेस पर जो GDS BPM की जो वैकेंसियाँ निकलती है उसके अंदर अप्लाई किया था। तो मेरा 10वीं के परसेंटेज के बेस पर हो चुका था। तो मैंने सोचा कि चलो इसके साथ ही जो ये 5-6 घंटे की जो जॉब होती है इसके साथ में ही तैयारी का टाइम मिल सकता है तो कर सकते हैं। परंतु मेरे हिसाब से मैं अब देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे जो लड़के होते हैं जो 10वीं परसेंटेज बेस पे लगभग 90 से ऊपर ही आते हैं। तो वो मतलब उनके अंदर बहुत ही अच्छा ही टैलेंट होता है, परंतु वो क्या इस वैकेंसी को पूर्णतः गवर्नमेंट जॉब समझ लेते हैं। तो वो इसके चक्कर में फिर अपने आगे की जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बहुत से अच्छी प्रतिभा होते हुए भी इसके चक्कर में वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अगर कोई जिसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो मेरे हिसाब से तो इसको ज्वाइन ना करके आगे अपनी तैयारी पे पूरा ध्यान देना चाहिए। और अगर मान लीजिए अगर कोई गरीब घर से है और वो पूरा डेडिकेटेड है, अगर वो आगे ऐसे अपन को पे पूरा कॉन्फिडेंस और दृढ़ निश्चय कर सकता है कि मैं इसी के साथ ही मुझे आगे बढ़ना है, तो वो इसका प्लस पॉइंट भी ले सकता है। परंतु मैंने अधिकतर जो देखा है इसके अंदर ज्वाइन करने के बाद वो पूर्णतः वो उसको ढीला छोड़ देते हैं और फिर अपनी पढ़ाई को इतना सीरियस नहीं ले पाते। तो मेरे हिसाब से तो इसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। बाकी सबकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। जी सर। इन्होंने इस सवाल का बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण किया है। जैसे कि जिसको ज़रूरत है वो चाहे तो डेडिकेशन होता है, वैसे कहे तो इसको 2 शब्दों में कि जो फूल खिलने होते हैं वो खिल के ही रहते हैं, वो कहीं भी जाएं। बाकी किसी की अच्छी वेल कंडीशन हो और किसी को लगता है अच्छी प्रतिभा है तो 90, 97, 99 वाले भी कई बार ज्वाइन करते हैं। तो वो चीज़ें खुद के फैसले होते हैं, आप एक बार पता करके और अच्छे से फिर ज्वाइन करें आप बिल्कुल। तो ये सीरीज का पहला वीडियो था। जैसे कि मुझे उम्मीद है कि लगभग सब सवालों का निराकरण हो गया है। जितने सवाल पूछने चाहिए थे एक इंटरव्यू सीरीज में लगभग हमने पूछ लिया है। इसके अलावा भी यदि आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल नरेश जी रिप्लाई करेंगे, मैं इनको बोल दूंगा। तो कोई ऐसे हो तो बिल्कुल रिप्लाई करेंगे और आप जुड़े रहिए। इसी सीरीज की अगली श्रृंखला में बिल्कुल आपको ऐसे व्यक्तियों से रूबरू करवाया जाएगा जिन्होंने अच्छे कीर्तिमान स्थापित किए एक बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकलकर। तो इन्हीं प्रतिभाओं को हम सामने लाते रहेंगे और आपको एक उचित मार्गदर्शन मिल सके, ऐसी ये सीरीज है। उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।